हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत कक्षा 10 की राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। और राजनीति विज्ञान में हम लोगों ने अभी तक 2 चैप्टर का अध्ययन कर लिया। 2 चैप्टर में हम लोगों ने जो है तथ्यात्मक चीजों का भी अध्ययन किया है, उसके बाद उससे संबंधित जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसका भी अध्ययन किया है। आपकी देखिए जो कक्षा 10 की राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है उसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। कक्षा 9 की जो पुस्तक है उसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। मैंने आप लोग को जब सिलेबस में बताया था तो उसमें मैंने आप लोग को दिखाया था, बताया था कि आपका जो टीजीटी सोशल साइंस का जो सिलेबस है वो कक्षा 9 और 10 से रिलेटेड है। ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस आपकी इस प्रकार से मैंने अरेंज किया है कि आपको राजनीति विज्ञान भी थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा अर्थशास्त्र भी पढ़ना है, फिर उसके बाद भूगोल भी पढ़ाया जाएगा, फिर इतिहास पढ़ाया जाएगा। तो चारों विषयों को साथ में लेके चलेंगे। जैसे ही ये चारों कक्षा 10 के विषय पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर कक्षा 9 के विषयों को पढ़ाना शुरू करूंगा। तो आज का जो आप लोग का जो क्लास है वो देखिए राजनीति विज्ञान के चैप्टर तीसरे से संबंधित है। और जो तीसरा चैप्टर है उस चैप्टर का देखिए टाइटल क्या है, नाम क्या है, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसका मतलब है कि जाति से आधारित, धर्म से आधारित और लिंग आधारित जो मामले होते हैं, मसले का मतलब होता है मामले, इश्यू। तो ये इश्यू किस प्रकार से होते हैं, ये देखिए जितने भी इश्यू हैं ये सामाजिक विभाजन के आधार पे बनाए गए, यानी समाज में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे जो विभाजन किया गया है। और इस विभाजन का देखिए कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है और कुछ नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव कम है, नकारात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा है। और इसका जो है दुरुपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है राजनीति के क्षेत्र में और समाज में विभिन्न प्रकार के पारिवारिक कार्यकलापों में भी इस प्रकार के विभेदन हमको देखने को मिलते हैं। तो आपका ये जो चैप्टर है राजनीति विज्ञान से संबंधित है, तो इसलिए इन सब मामलों का राजनीति के क्षेत्र में किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके सब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये देख लिया जाए कि सामाजिक विभाजन होता क्या है, सामाजिक विभाजन कैसे किया जाता है, ये कौन कौन से आधारों पर होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे लैंगिक मामले, यानी लिंग के आधार पर किस प्रकार से विभाजन किया जाए। एक एक करके सबको देखेंगे। 2-3 क्लास में ये चैप्टर आप लोग का खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी की बुक से भी रेफरेंस लेके देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीजें आप लोगों को दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए, आपका ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। मसले का मतलब होता है मामले या इश्यू। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इश्यू, मुद्दे, मामले। अब देखिए इस चैप्टर का हम लोग एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, परिचय देख लेते हैं कि ये चैप्टर आप लोगों को कौन कौन सी जानकारी प्रदान करेगा, इसको पढ़ने के बाद आपको कौन सी जो है बातें समझ में आएंगी और इसका उपयोग आप कैसे करेंगे। तो जैसे इसका सबसे पहले परिचय देख लें। तो देखिए हमारे देश में सामाजिक विविधता जो है लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती, यानी समाज में विभिन्न प्रकार की जो विविधता होती है वो लोकतंत्र के लिए किसी भी प्रकार से खतरे के लिए नहीं होती है, बल्कि राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। यानी राजनीति के क्षेत्र में जो सामाजिक असमानताएं होती हैं, कहा जा रहा है कि इसकी अभिव्यक्ति, इसका प्रकटीकरण कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है, यानी कभी कभी इस प्रकार की अभिव्यक्ति जो होती है, प्रकटीकरण जो होता है, लोकतंत्र के लिए लाभदायक भी होता है। इस अध्याय में देखिए हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे, यानी अपने देश में सामाजिक विभाजन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे, असमानताएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, लिंग, धर्म और जाति। इन तीनों के आधार पर जो सामाजिक विषमताएं हैं, सामाजिक विभाजन है, इनके बारे में हमको पढ़ना है और देखना है कि ये किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती है, इनको किस प्रकार से राजनीति में व्यक्त किया जाता है, प्रकट किया जाता है।
और कैसे ये राजनीति को प्रभावित करती हैं। इनके बारे में हम देखिए बारी बारी से गौर करेंगे, फिर यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लिए लाभदायक हैं या नुकसान है। यानी ये जो अभिव्यक्तियां हैं, ये जो असमानताएं हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए फायदेमंद है या इनसे नुकसान होता है। इन सभी चीजों को हम लोग को इस चैप्टर में देखना है। तो चलिए एक एक करके अब हम लोग देखते हैं कि क्या है ये सामाजिक विभाजन और फिर ये कैसे बनाया जाता है। हाँ देखिए, इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं, यानी सोशल डिवीजन क्या होता है, तब जाके आगे की चीजों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं सामाजिक विभाजन। तो सामाजिक विभाजन यानी सोशल डिवीजन वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के लोगों को विभिन्न आधारों पर समूहों में बांट दिया जाता है। यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज के लोगों को विभिन्न वर्गों में, विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है। और यह विभाजन जो है आमतौर पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या फिर आर्थिक स्थिति जैसे तत्वों के आधार पर होता है। अब देखिए, आप देखते हैं हर समाज में अलग अलग तरह की जातियां होती हैं, अलग अलग तरह के धर्म के लोग होते हैं, फिर अपने देश में अलग अलग भाषा के लोग होते हैं, कहीं तमिल हैं तो कहीं बंगाली बोलने वाले हैं, तो कहीं मराठी बोलने वाले हैं, कहीं गुजराती हैं। उसी प्रकार की अलग अलग नस्ल के लोग भी हैं। देखिए उत्तर भारतीय लोग जो है दूसरी तरह से दिखते हैं, दक्षिण भारतीय दूसरी तरह से दिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले दूसरी तरह से दिखते हैं, और जो पहाड़ी क्षेत्र लोग हैं वो दूसरी तरह से दिखते हैं। उसी प्रकार से देखिए लिंग के आधार पर महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर, इसके आधार पर। उसके बाद देखिए अलग अलग क्षेत्रों के लोग भी अलग अलग आधार पर बटे होते हैं। उसके अलावा देखिए आर्थिक स्थिति, जैसे अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग, इस तरह से जो है हमारा समाज कई वर्गों में बटा हुआ है। और यह विभाजन जो है लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है। यानी यह विभाजन जो है लोगों को किसी एक ही क्षेत्र में नहीं प्रभावित करता, बल्कि उनको समाज में भी प्रभावित करता है, आर्थिक क्षेत्र में भी प्रभावित करता है और राजनीतिक क्षेत्र में भी इनको प्रभावित करता है। इस प्रक्रिया में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असमानता और भेदभाव की स्थिति भी उत्पन्न होती है। कभी कभी क्या होता है कि यह विभाजन जो है असमानता को उत्पन्न करता है और भेदभाव को उत्पन्न करता है। इसके देखिए मुख्य आधार क्या क्या हैं, जिसमें देखिए सबसे पहला है जाति के आधार पर विभाजन। भारत में देखिए विभिन्न प्रकार के जाति विभाजन में, जैसे देखिए दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग और सवर्ण लोगों को बांटा गया है। देखिए कुछ लोगों को सवर्ण कहा जाता है, यानी उच्च वर्ग के लोग, जो उनसे पिछड़े हैं उनको पिछड़ा वर्ग, और जो एकदम पिछड़े हैं उनको दलित वर्ग कहा जाता है। उसी प्रकार से देखिए धर्म के आधार पर विभाजन, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, इस प्रकार से किया गया है। उसके बाद फिर देखिए भाषा के आधार पर भी विभाजन है। जैसे देखिए अपने देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो हिंदी भाषी हैं, दक्षिण में देखिए तमिल भाषी हैं, फिर उसी प्रकार से देखिए पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषी हैं। तो अलग अलग तरह के भाषा के आधार पर भी ये विभाजन किया गया। उसी प्रकार से देखिए आर्थिक स्थिति के आधार पर विभाजन किया गया है, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। उसके अलावा देखिए लिंग के आधार पर विभाजन किया गया, जिसमें देखिए पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर, ठीक है, ट्रांसजेंडर जिसको हम लोग किन्नर कहते हैं, तो ये लोग विभाजन इसके आधार पर किए गए। ठीक है, आप देखिए इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं सामाजिक विभाजन के, एक दो उदाहरण। पहला उदाहरण जैसे देखिए भारत में जाति व्यवस्था से रिलेटेड एक उदाहरण देख लेते हैं। अपने देश में देखिए जाति व्यवस्था एक प्रमुख सामाजिक विभाजन का उदाहरण है। इसमें देखिए लोगों को जन्म के आधार पर विभिन्न जातियों में बांट दिया गया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि। ये जाति व्यवस्था देखिए अपने देश में पता नहीं कितने वर्षों से चली आती रही। कुछ लोगों का कहना है कि ये वैदिक काल से चली आ रही है, और वैदिक काल से जिस वर्ग में बालक का जन्म होता है, जिस वर्ण में जन्म होता है, उसको उसी वर्ण का, उसी जाति का माना जाता है। अब जैसे देखिए कुछ लोग हैं जो ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेते हैं तो उनको ब्राह्मण जाति का कहा जाता है, कुछ लोग क्षत्रिय होते हैं, कुछ लोग वैश्य होते हैं, कुछ लोग शूद्र होते हैं। तो ये जो विभाजन है, ये विभाजन देखिए कुछ जो जातियां हैं उनको उच्च दर्जा देता है, तथा कुछ को सदियों तक शिक्षा, रोजगार और मंदिरों में प्रवेश जैसे अधिकारों से
वंचित भी रखता है। यानी यह कुछ वर्ग को, कुछ जातियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है और कुछ वर्गों को बहुत सी चीज़ों से वंचित रखता है। जैसे देखिए, जो दलित वर्ग के लोग होते हैं उनको बहुत सी चीज़ों से वंचित रखा जाता है, उनसे लोग दूरी बनाते हैं, उनसे छुआछूत करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। अपने देश के संविधान में ऐसे प्रावधान है कि ये सब चीज़ें जो है अवैधानिक है, गैर कानूनी है, लेकिन लोग फिर भी इन सब चीज़ों को अभी भी उपयोग करते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएंगे, देखेंगे तो इन सब आधारों पर भेदभाव देखने को मिलता है। यह विभाजन लोगों के देखिए पेशे, सामाजिक स्थिति और अधिकारों को भी प्रभावित करता है। यानी इस विभाजन से लोगों का पेशा प्रभावित होता है। लोग कहते हैं कि इस जाति के लोग यही कार्य करते हैं, इस जाति के लोगों को ये कार्य करना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए, समाज में उनकी स्थिति भी अलग अलग होती है। समाज में उनको उसी प्रकार से सम्मान मिलता है, समाज में लोग उनको उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार से देखिए, उनको अधिकार भी अलग अलग तरह के मिलते हैं। जिस प्रकार की जाति होगी उनको अधिकार उसी तरीके से दिए जाते हैं। जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनको ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, निम्न जाति के लोग होते हैं, उनको अधिकार कम दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, आप लोगों ने जो है पढ़ा था अभी आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पहले चैप्टर में श्रीलंका से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर धार्मिक और भाषाई विभाजन है। यहाँ पर देखिए श्रीलंका में सिंहली और तमिल भाषा के लोगों के बीच सामाजिक विभाजन किया गया था। यहाँ पर देखिए सिंहली लोग बहुसंख्यक थे और ये लोग बौद्ध धर्म मानते थे, जबकि तमिल लोग जो अल्पसंख्यक थे और ये मुख्यतः हिंदू धर्म का पालन करते थे। सिंहली सरकार द्वारा सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया, जबकि तमिलों में इस तरह से असंतोष फैल गया और इस असंतोष की वजह से वहां देखिए गृह युद्ध छिड़ गया और यह गृह युद्ध काफी लंबे समय तक वहां चला। तो इस प्रकार से देखिए सामाजिक विभाजन के दो उदाहरण हम लोगों ने देखे। अब देखिए ये जो सामाजिक विभाजन होता है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विभाजन से किस प्रकार से सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं, सकारात्मक पक्ष। इससे देखिए क्या होता है, विविधता को बढ़ावा मिलता है। यानी इससे देखा जाता है कि समाज में कितनी विविधता है, इससे बढ़ावा मिलता है। हर वर्ग की सांस्कृतिक पहचान बनी रहती है। इससे क्या होता है कि आप अलग अलग वर्गों की अपनी अपनी संस्कृति होती है, तो उनकी एक अलग पहचान होती है, वो बनी रहती है। लोकतंत्र में विभिन्न समूहों को प्रतिनिधित्व मिलता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग अलग जो समूह के लोग होते हैं, अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं, उनको प्रतिनिधित्व मिलता है, जिससे वो अपने लिए भी बेहतर कर सकते हैं, अपने वर्ग से संबंधित लोगों के लिए भी बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो ये था इनका सकारात्मक पक्ष। अब देखिए इसके नकारात्मक पक्ष क्या होते हैं। नकारात्मक पक्ष में देखिए इससे बहुत ज़्यादा असमानता फैलती है या भेदभाव को जन्म देता है। इससे देखिए समाज में सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है, टकराव और हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे लोगों का यह टकराव और तनाव कभी कभी हिंसात्मक हो जाता है और इस तनाव और टकराव का फायदा जो राजनीतिक दल उठाते हैं, नेता उठाते हैं। इससे देखिए विकास की प्रक्रिया भी बाधित होती है। देश का विकास, राज्य का विकास, समाज का विकास इससे प्रभावित होता है। तो देखिए इससे क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि यह जो सामाजिक विभाजन है यह समाज की वास्तविकता है, इससे हमको बचना मुश्किल है। लेकिन इस प्रकार के जो विभाजन में हर देश और हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में मौजूदगी देखी जाती है। ये ऐसा नहीं है कि एक देश में किसी एक ही वर्ग के लोग रहेंगे, एक ही जाति के लोग रहेंगे, एक ही भाषा के लोग रहेंगे, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय देखिए वैश्विक परिवेश में हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हर जगह पाए जाते हैं। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएंगे हर जगह के लोग आपको मिलेंगे। तो ये एक वास्तविकता है। अब देखिए अगर इस वास्तविकता को बनाए रखना है तो यह इसके लिए देखिए समानता, सद्भाव और न्याय के साथ संभालना चाहिए। यह समाज की शक्ति बन जाएगा अगर इस तरह से किया जाए। यानी सबको एक तरह से समान अधिकार दिए जाएं, सबके साथ भेदभाव न किया जाए, लोगों को सम्मान बराबर दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि समाज की जो विविधता है ये शक्ति बन जाएगी। सभी लोग एक साथ मिलकर, एकजुट होकर देश के, समाज के, राज्य के विकास के लिए जब कार्य करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा तेजी से विकास होगा। लेकिन यही अगर भेदभाव और असमानता का कारण बन जाए तो वह सामाजिक संघर्ष का रूप ले सकता है। यदि यही विवाद में बदल जाए, असमानता में बदल जाए, भेदभाव में बदल जाए तो किसी के विकास को भी पीछे कर सकता है और लोगों को संघर्ष में उलझा सकता है, गृह युद्ध भी उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए देखा जाए तो कहा जाता है
कि इस सामाजिक विविधता को, विभाजन को बनाए रखना है तो किसके आधार पर बताना है? सद्भाव के आधार पर, समावेशन के आधार पर और अच्छे व्यवहारों के आधार पर, अच्छे सुधारों के आधार पर, अच्छी शिक्षा के आधार पर, तब जाके इन सब चीजों को बनाए रखा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए श्रम का लैंगिक विभाजन, एक छोटा सा टर्म है कि श्रम का लैंगिक विभाजन क्या होता है। तो देखिए, जब काम का बंटवारा घर के अंदर सारी काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देख रेख में घरेलू नौकर नौकरानियों से कराती हैं, यानी श्रम का लैंगिक विभाजन जो है वो काम का एक प्रकार से बंटवारा है। किस प्रकार का बंटवारा है? महिला और पुरुष के आधार पर। इसमें यह कहा जाता है कि घर के जो काम होते हैं, घर के अंदर के जितने काम होते हैं, ये महिलाएं करती हैं या फिर किसी नौकर या नौकरानी से करवाती हैं। तो घरेलू काम की जिम्मेदारी है, घरेलू काम का जो श्रम विभाजन है वो महिलाओं की जिम्मेदारी होती है और घर से बाहर के जो काम होते हैं वो पुरुषों की जिम्मेदारी होती है। तो इसी प्रकार के जो इस विभाजन को कहा जाता है श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन का मतलब क्लियर हो गया कि काम का विभाजन लिंग के आधार पर, कि ये फला काम महिलाओं का है, फला काम पुरुषों का है। इस तरीके से जो विभाजन होता है वो श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है। अब देखिए, अब इन विभाजन में एक एक करके सबको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए क्या है? लैंगिक असमानता, यानी जेंडर इनइक्वलिटी। जेंडर इनइक्वलिटी का मतलब होता है कि लिंग के आधार पर असमानता या विभाजन। किस प्रकार से महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव विभाजन समाज में देखा जाता है। तो देखिए, लैंगिक असमानता का अर्थ है पुरुष और महिलाओं या अन्य लिंगों यानी ट्रांसजेंडर के बीच सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारों और अवसरों में भेदभाव करना। यानी जब महिला और पुरुष के आधार पर या तीसरे जेंडर, थर्ड जेंडर के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारों और अवसरों में भेदभाव किया जाता है तो यह स्थिति कहलाती है लैंगिक असमानता। जब किसी व्यक्ति को केवल उसके लिंग के आधार पर कम महत्व दिया जाता है या उससे भेदभाव किया जाता है तो ऐसी स्थिति को लैंगिक असमानता कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति के गुणों के आधार पर ना, बल्कि उसके लिंग के आधार पर भेदभाव करना, कि महिला है कि पुरुष है या फिर तीसरा जेंडर है, किन्नर है, थर्ड जेंडर है, तो इनके आधार पर अगर विभाजन किया जा रहा है तो यह सब किसका विभाजन होगा? लैंगिक असमानता। अब देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहला देखिए, शिक्षा में भेदभाव, यानी शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से लैंगिक विभाजन या भेदभाव देखने को मिलता है। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार लड़कों को स्कूल भेजा जाता है जबकि लड़कियों को घर के काम या छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए घर पर ही रखा जाता है। देखिए, कुछ ऐसे भी वर्ग हैं, कुछ ऐसे पिछड़े जातियां हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सामाजिक रूप से कमजोर हैं। वहां देखने को मिलता है कि घर में लड़कों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता है, उनको शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन घर की जो लड़कियां हैं उनको शिक्षा नहीं प्रदान की जाती, उनको घर पे ही रखा जाता है और घर पर रखकर उनको घरेलू काम करने के लिए कहा जाता है, घर के बाल बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो उनके साथ शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव किया जा रहा है। भारत की जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके अनुसार देखिए, जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो मात्र 64.6% है, जबकि पुरुषों में यह 80.9% है। यानी देखिए, अगर इस आधार पर देखा जाए तो पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में देखिए काफी अंतर देखने को मिलता है। स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। स्कूली शिक्षा में आप देखेंगे कि लड़कियों का प्रभाव जो है, प्रदर्शन बहुत अच्छा देखा जाता है, लेकिन स्कूली शिक्षा के बाद कम ही ऐसी लड़कियां हैं या कम ही ऐसी बालिकाएं हैं जिनको शिक्षा प्रदान की जाती है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उनको नहीं भेजा जाता है। अभी भी देखिए, माँ बाप जो है अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। बहुत से ऐसे अभिभावक हैं, बहुत से ऐसे गार्जियन हैं जो अपने संसाधनों को ज्यादातर अपने लड़कों के ऊपर खर्च करते हैं, न कि अपनी लड़कियों के ऊपर खर्च करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर जो संसाधन खर्च करना होगा तो हमारा व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि लड़की का विवाह हो जाने के बाद वो किसी दूसरे घर में चली जाएगी। तो इस तरह की जो भावना होती है, उनकी सोच होती है, उसके आधार पर ये
उनके संसाधनों के खर्च में भेदभाव करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए वेतन के आधार पर असमानता, विभिन्न वर्गों में देखिए काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहानों तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। आप लोग को देखने को मिलता ही है कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में, जैसे यहाँ दिया गया खेल कूद की दुनिया में देख लीजिए, सिनेमा जगत में देख लीजिए, या किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए आप, महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलता है, कम पैसा मिलता है। आप लोग अभी अपने देश में देखते हैं विभिन्न प्रकार की महिला खिलाड़ी हैं, महिला खेल हैं, जिसमें देखिए उसमें पुरस्कार की राशि कम होती है, उनको पैसा कम मिलता है। वहीं पुरुषों के खेलों में देखिए पुरस्कार की राशि ज़्यादा होती है, पैसा ज़्यादा मिलता है। आप लोग आईपीएल का ही उदाहरण देख सकते हैं कि देखिए महिला खिलाड़ियों की जो बिक्री होती है देखिए कितने कम पैसे में होती है, उसके जो इनाम की राशि होती है कम होती है। उसी प्रकार से देखिए जो पुरुषों का खेल है उसमें देखिए जो खिलाड़ियों की कीमत होती है बहुत ज़्यादा होती है, इनाम भी बहुत ज़्यादा मिलता है। उसी प्रकार से सिनेमा जगत में भी देख लीजिए, जो एक्टर होते हैं उनकी जो फीस होती है, उनका जो पैसा होता है बहुत ज़्यादा होता है, और उनकी तुलना में जो महिला एक्ट्रेस होती हैं उनकी फीस देखिए कम होती है, उनको कम पैसा मिलता है। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के और क्षेत्रों में देखिए घरेलू कामकाज हो गए या किसी व्यवसायिक क्षेत्र में भी देख लीजिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। देखिए इसका उदाहरण क्या है कि एक दफ्तर में देखिए पुरुष और महिला दोनों एक ही पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन पुरुष को 30,000 और महिला को 25,000 वेतन मिलता है। तो इस प्रकार के भेदभाव हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार के भेदभाव से देखिए सरकार जो है सरकारी कामकाजों में लोगों को मुक्त रखती है, वहां पर इस तरह से भेदभाव नहीं किया। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं सरकारी कामों में नहीं होते हैं, ज्यादातर लोग कहाँ पर होते हैं, निजी कामों में होते हैं। तो निजी कामों में इस प्रकार का भेदभाव देखने को मिलता है, सरकारी स्तर पर इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। उसी प्रकार से देखिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी देखी जाती है। राजनीति के क्षेत्र में देखिए महिलाओं की भागीदारी जो है पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। अपने देश में अगर देखा जाए तो संसद में, विधानमंडलों में महिलाओं की जो संख्या है, भागीदारी है, बहुत कम है। जो पंचायत स्तर पर है वहां पर 33% आरक्षण रखा गया है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत संख्या वहां सही है, लेकिन उच्च स्तर पर राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की बहुत कम है। उदाहरण के लिए देखिए संसद और विधानसभाओं में पुरुष सांसदों की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि महिलाओं का प्रतिशत काफी कम रहता है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या देखिए पहली बार 2019 में 14.36% तक पहुंच सकी, यानी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो 2019 में 14.36 तक पहुंच सकी, यानी अगर देखा जाए तो लगभग 84-85% कौन लोग हैं, पुरुष ही हैं। केवल 14.36% महिलाएं जो हैं अपने देश की संसद में हैं। तो ये देखिए एक प्रकार का जो है विभाजन ही है, विभेदन ही है, भेदभाव ही है, दिखाता है। उसी प्रकार से देखिए राज्यों की विधानसभाओं में इनका प्रतिनिधित्व देखिए केवल 5% है, यानी ये संसद से भी और कम है। और इस मामले में भारत दुनिया के कई देशों में काफी नीचे है, और अफ्रीका के देशों में भी भारत की स्थिति नीचे है। देखिए आपको खुद ही देखने से पता चल रहा है कि अपने देश के जो विधानसभाएं हैं, विधानमंडल हैं, उसमें महिलाएं केवल 5% ही हैं, बाकी 95% जो है पुरुष हैं। इस प्रकार से देखा जा रहा है कि ये पुरुष वर्चस्व को दिखा रहा है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। कहा जाता है कि कभी कभी देखिए कोई महिला जो है प्रधानमंत्री बन गई है या कभी कभी मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन उसका जो मंत्रिमंडल होता है उसके मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व होता है, पुरुष प्रधान ही होते हैं। आप लोग देखे होंगे कि अपने देश में देखिए एक इंदिरा गांधी जी जो थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, उसके बाद आप लोगों को कोई महिला ऐसी नहीं है जो प्रधानमंत्री के पद पर पहुंची। मुख्यमंत्री में देखिए कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। इस समय देखिए एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी हैं, वो आपको मुख्यमंत्री के तौर पर दिखती हैं। उसी प्रकार से देखिए दिल्ली में शीला दीक्षित जी थी। उसी प्रकार से देखिए तमिलनाडु में ललिता थी, जे ललिता देखिए उन्होंने पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इस तरह से कुछ कुछ महिलाएं जो हैं उच्च पदों पर मुख्यमंत्री तक दिखती हैं, बाकी ज्यादातर जो है पुरुष ही दिखते हैं।
उसी के अलावा देखिए घरेलू जिम्मेदारियों का भी असमान बंटवारा होता है। यहाँ पे भी देखिए भेदभाव देखा जाता है। अधिकांश घरे में देखिए घरेलू काम जैसे खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी मानी जाती है। उसी प्रकार से देखिए लिंगानुपात में भी कमी देखी जाती है। भारत के अनेक हिस्सों में देखिए अभी भी लड़की को जन्म लेते ही मार दिया जाता है। अधिकांश परिवार लड़के की चाह रखते हैं। पहले तो ये स्थिति और भी खराब थी, लेकिन अब धीरे धीरे शिक्षा के प्रसार से जागरूकता हो रही है, तो लोगों को थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन पहले ये स्थिति बहुत ही खराब होती थी। जैसे ही कोई महिला गर्भवती होती थी तो उसको लिंग परीक्षण करा के गर्भ में ही जो है बच्ची को मार दिया जाता था। अगर मान लीजिए नहीं कराए हैं, जन्म लेने के बाद भी उसको किसी न किसी तरीके से उपेक्षा करके मार दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि शिक्षा का प्रसार हुआ है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई गई है, तो इससे क्या हो रहा है, ये प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। इसी कारण देखिए जो अपने देश में लिंगानुपात है 943 है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है 943 है। शिशु लिंगानुपात देखिए केवल 919 ही है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर यह अनुपात देखिए 850 है, तो कहीं पर 800 से भी नीचे है। कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे देखिए हरियाणा है, पंजाब है, तो इन सब राज्यों में, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ का लिंगानुपात देखिए कम देखने को मिलता है। तो ये सब कारण यही है कि लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। देखिए इससे क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि ये जो लैंगिक असमानता है समाज की एक गंभीर समस्या है, जो महिलाओं और अन्य लिंगों को समान अवसरों से वंचित करती है। इसे खत्म करने के लिए शिक्षा, जागरूकता, सरकारी नीतियां और समान व्यवहार की जरूरत है। यानी यह जो है लैंगिक भेदभाव है, यह समाज में एक कुरीति के रूप में है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। इसको खत्म करने से ही समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा और महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलेगा। इसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा, लोगों को शिक्षित करना होगा, जागरूकता फैलानी होगी, सरकारी नीतियों में बदलाव करना होगा, लोगों को समान व्यवहार करना होगा, तब जाके इस तरह के विभाजन या विभेदन को खत्म करना संभव। ठीक है, एक छोटा सा टर्म है देखिए पितृप्रधान। पितृप्रधान का मतलब होता है कि पुरुष प्रधानता। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ होता है पिता का शासन, पर इस शब्द का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व, ज्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। यानी ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं, ज्यादा शक्ति प्रदान की जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये महिलाओं के साथ एक प्रकार का विभेदन ही है, वहां पर पुरुष प्रधानता ही है। ठीक है, अब देखिए इन सारी चीजों को हम लोग एक बार एनसीईआरटी की बुक में भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आपके एनसीईआरटी की किताब में देखिए एक ये पोस्टर बना हुआ है, एक इमेज बनी हुई है। इसमें देखिए दिखाया जा रहा है कि एक महिला को देखिए किस प्रकार से जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़ा गया है और यह महिला अपनी जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। इससे दिखाया जा रहा है कि यह स्त्री शक्ति है और यह स्त्री शक्ति ही इस बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रही है। अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर, अपने टैलेंट के आधार पर ये समाज के जो विभाजन है, विभेदन है, इनको वो खत्म कर रही है, लोगों को गलत ठहरा रही है, लोगों को यह दिखा रही है कि महिलाएं भी पुरुषों की अपेक्षा कम नहीं है, हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर सकती हैं, बस इनको मौका मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ज्यादातर देखिए समाज में देखा जाता है कि लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता बना दी जाती है, उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी जो है गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। यह चीज देखिए अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन के रूप में दिखती है। औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना आदि करती हैं, जबकि जो पुरुष होते हैं वो घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते, दरअसल वह सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों के जिम्मे है, पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं।
देखिए कुछ ऐसे काम हैं जो श्रम के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है कि सिलाई कढ़ाई करना, खाना बनाना, बर्तन धोना महिलाओं का काम है, लेकिन यही काम पुरुष भी करते हैं। जब उनको इस चीज के लिए पैसा मिलता है तो बाहर जाकर वो सिलाई कढ़ाई भी काम करते हैं। आप लोग देखेंगे कि ज्यादातर जो दर्जी का काम करने वाले लोग हैं आपको पुरुष ही दिखेंगे मार्केट में, बाजार में। उसी प्रकार से देखिए बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में भी खाना बनाने वाले जो लोग होते हैं वो पुरुष ही होते हैं। बर्तन धोने वाले जो लोग होते हैं वो पुरुष ही होते हैं। तो आप लोग देखेंगे तो इस तरह से जो श्रम का विभाजन किया गया है एक तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि जहां पर पैसा नहीं मिलता है वो काम महिलाओं के लिए, लेकिन अगर उसी काम के लिए पैसा मिलता है तो फिर वहां पर पुरुष इन्वॉल्व रहता है। देखिए यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये जो है पुरुष होते हैं और औरतें घर के बाहर का काम नहीं करती हों, ऐसा भी नहीं है। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि औरतें भी बहुत से ऑफिसों में काम करती हैं, घर के बाहर के काम करती हैं। देखिए गांव में स्त्रियां पानी और जलाव जुटाने से लेकर बहुत से ऐसे देखिए राज्य हैं जहां पर जो महिलाएं हैं, पानी राजस्थान में देखिए बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने घर से दूर जाकर पानी ले आती हैं, खाना बनाने के लिए लकड़ी व्यवस्था करती हैं, इन सारे कामों को करती हैं। उसके अलावा देखिए कुछ गरीब स्त्रियां मध्यम वर्ग की होती हैं जो नौकरानी का काम करती हैं, अमीरों के घर में बर्तन धोने का काम करती हैं, कपड़ा धोने का काम करती हैं। कुछ स्त्रियां जो है दफ्तरों में काम करती हैं। तो यह सच्चाई है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू कामकाज के अतिरिक्त आमदनी के लिए कुछ न कुछ और भी काम करती हैं, लेकिन उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता है। लोग उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं देते हैं। तो इसमें देखिए एक कार्टून बनाया गया है और इस कार्टून में देखिए क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि राजनीति विज्ञान की इस किताब में हम घरेलू कामकाज की चर्चा क्यों कर रहे हैं। क्या यह राजनीति है? बिल्कुल राजनीति, क्योंकि इस किताब में घरेलू कामकाज की बात इसलिए की जा रही है कि घरेलू कामकाज के आधार पर ही यह विभाजन जो है बाद में राजनीति के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। लोगों को लगता है कि महिलाएं केवल इसी काम के करने के लायक हैं, उनके अंदर योग्यता क्षमता नहीं है, वो लोगों को नेतृत्व प्रदान करने के लायक नहीं है। तो इसीलिए इसमें देखा जा रहा है कि यही विभाजन उनको राजनीति के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। इसी का परिणाम है कि राजनीति के क्षेत्र में इनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। देखिए फिर यहाँ कहा जा रहा है क्यों नहीं, अगर राजनीति का मतलब सत्ता है तो परिवार में पुरुष की प्रधानता को भी राजनीति माना। देखिए यहाँ पर यह ऐसे कह रहा है बालक, तो यहाँ पे एक बच्ची क्या करे, क्यों नहीं किया जा सकता कि जब राजनीति में सत्ता का उपयोग किया जाता है और तो उसी प्रकार से परिवार में भी अगर एक पुरुष जो है अधिकार दिखा रहा है तो वो भी एक प्रकार की सत्ता ही हुई, तो ये राजनीति से ही मिलता जुलता है। ठीक है, देखिए अब देखिए इसमें कुछ और भी चीजें दिखाई गई हैं कि बहुत से ऐसे समाज होते हैं जहां पर लोगों को कई चीजों में पुरुषों को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे देखिए सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति जो है पहले पुरुषों को ही थी, लेकिन बाद में विभिन्न प्रकार के सामाजिक बदलाव हुए, आंदोलन हुए, जिसके वजह से राजनीति के क्षेत्र में, समाज में और सार्वजनिक पदों पर भी महिलाओं का प्रभाव देखने को मिला। लेकिन ये आसानी से नहीं मिला, बल्कि औरतों ने इसके लिए अपने संगठन बनाए, कई आंदोलन चलाए, जिससे उनको वोट देने का अधिकार मिला और सामाजिक भागीदारी भी प्रदान, लेकिन फिर भी अभी भी उतनी ज्यादा इनको सुविधा अधिकार नहीं दिए। एक स्त्री के बारे में देखिए लोगों का क्या विचार होता है, यहाँ दिखाया गया है कि आदर्श स्त्री की कुछ बानगी, यानी लोग किस आधार पर एक महिला को आदर्श करते हैं, किनके लिए महिलाएं आदर्श होती है। जैसे देखिए एक टीवी सीरियल बनाने वाला जो निर्माता होता है वो क्या सोचता है कि हमारी आदर्श दर्शक जो हैं महिलाएं हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी टीवी सीरियल या धारावाहिक होते हैं उनको देखने वाली कौन होती है? महिलाएं। तो उनके लिए महिला क्या है? एक आदर्श दर्शक है। उसी प्रकार से देखिए फैशन उद्योग के लिए महिला क्या है? एक आदर्श सुंदरी है, यानी उनको अपना फायदा देखा जा रहा है, वो अपने फायदे के लिए इनको आदर्श मान के चलते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, इनको महत्व न देकर बल्कि इनका उपयोग करते हैं, इनको एक वस्तु के रूप में देखा जा रहा है और आर्थिक फायदे के लिए, आर्थिक लाभ के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए समाज के लिए एक आदर्श गृहिणी के रूप में देखिए ये महिला है, इसके हाथों में आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के घरेलू कामकाज के इस्तेमाल की जाने वाली चीजें दिख रही हैं। इसके कई हाथ दिखाए गए, इसमें देखिए किसी हाथ में झाड़ू है, किसी हाथ में बाल्टी है, किसी हाथ में साफ सफाई करने वाले
सामान है, किसी हाथ में खाना बनाने वाली चीज़ें हैं। तो इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि यह महिला जो है देखिए बैग में लटकाए हुए सामान ला रही है बाजार से। तो इस तरीके से जो महिला दिन भर काम काज करती रहती है, अपने घर के काम काजों में व्यस्त रहती है, उसको कहा जाता है कि ये आदर्श गृहिणी है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ दिखाया जा रहा है कुछ लोगों के लिए आदर्श दुल्हन के रूप में, जैसे जो भावी सास ससुर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि एक आदर्श दुल्हन के रूप में जब महिला उनके घर में आएगी तो देखिए इस प्रकार से दिखाया गया कि पैसे की पोटली लेकर आएगी, गाड़ी लेके आएगी, टीवी लेके आएगी, कंप्यूटर, फ्रिज, ये सारी चीजें महिला के आने से उसके घर में आएगा। तो इस तरीके से वो एक आदर्श दुल्हन के रूप में उसको देख रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए जो नियोक्ता और पुरुष सहकर्मियों के लिए आदर्श कर्मचारी के रूप में, जो काम पर रखने वाले लोग होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो सोचते हैं कि महिला को नौकरी पर रखेंगे तो एक आदर्श शरीफ कर्मचारी के तौर पर काम करेगी। पुरुषों को लोग सोचते हैं कि ये शरीफ नहीं है, लेकिन महिलाएं जो हैं शरीफ होती हैं, आदर्श होती हैं। तो इस तरीके से देखिए इनका इस्तेमाल करने के लिए ये आदर्श वाली बात कही गई है। इन क्षेत्रों में इनको आदर्श कर्मचारी, आदर्श महिला, आदर्श दुल्हन कहा जाता है। और ये जो धारणा है ये देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अपने समाज में आदर्श स्त्री के बारे में प्रचलित इन सारी धारणाओं पर चर्चा करें। अब क्या आप इनसे सहमत हैं? अगर नहीं तो बताइए कि आदर्श स्त्री के बारे में आपकी धारणा क्या है। तो देखिए आदर्श स्त्री की धारणा यह है कि ऐसी स्त्री जो अपनी योग्यता, अपनी शिक्षा, अपनी क्षमता के आधार पर काम करे, लोग उनको अपने फायदे के लिए न इस्तेमाल करें, उनको वस्तु के तौर पर इस्तेमाल न करें, तब कहा जाएगा कि एक आदर्श नारी। इसका देखिए हर क्षेत्र में नेतृत्व देखने को मिले, हर क्षेत्र में योगदान देखने को मिले, तब कहा जाएगा कि एक आदर्श महिला। उसको पढ़ने लिखने का अधिकार मिले, उसको अपने घर में फैसले लेने के अधिकार मिले, उसको अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अधिकार मिले। जब इस तरह से सारी चीजें की जाएंगी तब कहा जाएगा कि वे आदर्श महिला है। ठीक है, देखिए यहाँ दिया गया है कि महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई और उसके लिए महिला आंदोलन चलाए गए। तो ये सारी चीजें जो है बाद में महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद करते हैं और इससे सार्वजनिक जीवन में औरत की जो भूमिका है वो बढ़ी है। वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतें जो है जाकर अपना नेतृत्व प्रदान कर रही हैं, अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आसानी से नहीं हुई, इसके लिए बहुत समय लगा है और अभी भी उतने ज़्यादा विकास नहीं है, अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है। कहा जाता है, देखिए इस किताब में कहा गया है कि दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे देखिए स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। यानी यूरोपियन कंट्री में 3 ऐसी कंट्री हैं जो स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड है, यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बहुत बेहतर है। ये दुनिया में महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी के मामले में बहुत अच्छी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कुछ सर्वेक्षण किया गया है और ये सर्वेक्षण किया गया है कि घरेलू कामकाज में किस प्रकार से पुरुष और महिला अपना समय व्यतीत करते हैं। यानी इसमें दिखाया गया है कि एक दिन में कितने घंटे पुरुष काम करता है, कितने घंटे महिला काम करती है, और इससे आपको पता चलेगा कि कौन ज़्यादा काम करता है, किसका काम ज़्यादा दिखता है और किसका काम वास्तविक में ज़्यादा होता है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि देश के 6 राज्यों में समय का उपयोग संबंधी सर्वेक्षण किया गया। इससे पता चलता है कि एक औरत औसतन रोजाना 7.5 घंटे से ज़्यादा काम करती है, जबकि एक मर्द औसतन रोज 6.5 घंटे ही काम करता है। फिर भी पुरुषों द्वारा किया गया काम ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है क्योंकि उससे आमदनी होती है। देखिए यहाँ पे 6 राज्यों का एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में देखा गया कि जो महिलाएं होती हैं वो दिन में 7.5 घंटे तक लगभग काम करती हैं और जबकि जो पुरुष होते हैं औसतन 6.5 घंटे काम करते हैं। लेकिन औरतों का काम लोगों को कम दिखता है बल्कि पुरुषों का ज़्यादा दिखता है। पुरुषों का ज़्यादा दिखने का कारण क्या है कि उनके काम से परिवार को आमदनी होती है, इसीलिए उनका काम ज़्यादा लगता है। औरतें भी ढेर सारे ऐसे काम करती हैं जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है। देखिए अगर देखा जाए कि औरतें जो काम घर में करती हैं, अगर वो काम ना करें, किसी दूसरे नौकर से करवाया जाए तो भी उसका पैसा देना पड़ेगा। तो एक तरह से देखा जाए कि वो भी अप्रत्यक्ष रूप से आमदनी है।
अगर घर की महिला उस काम को कर रही है तो आपका पैसा बच रहा है, तो वो भी एक प्रकार की आमदनी है। लेकिन उनका ज्यादातर काम घर की चार दीवारी के अंदर होता है, इसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते और औरतों का काम दिखाई, लोगों को लगता है कि इनका काम घर के चार दीवारी के अंदर है, तो इससे उनको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं मिलता है, तो कहा जाता है कि वो काम नहीं कर रहे। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से तालिका बनाई गई है, समय का उपयोग दैनिक घंटे और मिनट। इसमें देखिए गतिविधियां एक तरफ लिखी गई हैं, इसमें पुरुषों का काम लिखा गया है और महिलाओं का। अब देखिए आमदनी वाले कामों में देखिए पुरुषों का योगदान ज्यादा, ये 6 घंटे काम करते हैं, लेकिन महिला जो है 2 घंटे 40 मिनट औसतन काम करती है। उसी प्रकार से देखिए घर के काम में पुरुषों की भागीदारी केवल आधे घंटे की है, लेकिन महिला की देखिए 5 घंटे है। उसी प्रकार से देखिए गपबाजी बातचीत में पुरुष देखिए 1 घंटा 25 मिनट अपना व्यय करते हैं, महिला देखिए इस मामले में पुरुषों से कम नहीं है, लगभग बराबरी पर है। उसी प्रकार से देखिए बिना काम के फुर्सत के जो क्षण है, पुरुषों को 3 घंटे 40 मिनट मिलते हैं, महिलाओं को भी उतने ही लगभग बल्कि उससे ज्यादा मिलते हैं। सोने में, अपने शरीर की साफ सफाई, पढ़ाई वगैरह में पुरुष जो है 12 घंटे 25 मिनट खर्च करते हैं, जबकि एक महिला 11 घंटे 10 मिनट खर्च करती है। यानी इन सब मामलों में ये जो है आपको बताया गया है कि पूरे दिन के 24 घंटों में कौन कितना कितना समय किस चीज में व्यतीत करता है। यह देखिए ये भारत सरकार का एक सर्वे है जो 1998-99 में किया गया था, यही आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया गया। आप देखिए इस प्रकार से कहा जा रहा है कि इस प्रकार का सर्वे आप अपने परिवार में करके भी देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से आपके घर में महिला और पुरुष कार्य करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए अभी मैंने आप लोग से बता ही दिया कि किस प्रकार से अपने समाज में देखिए पितृ प्रधानता देखी जाती है, पुरुष प्रधानता देखी जाती है, और इसके आधार पर समाज में विभाजन होता है, लोगों के साथ भेदभाव होता है। यहाँ पर देखिए एक बच्ची है जो कह रही है कि यहाँ पर देखिए कार्टून दिखाया गया है, एक बच्ची है वो अपनी मम्मी के बारे में कर रही है, उसकी मम्मी देखिए घर का काम कर रही है, तो कह रही है कि मम्मी हरदम बाहर वालों से कहती हैं मैं काम नहीं करती, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। वो कह रही है कि घर के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि मम्मी मेरी हाउस वाइफ, या घर के जो बाहर के लोग भी हैं उनको भी वो कहती है कि मैं कोई काम नहीं करती, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ। तो वो कह रही है कि पर मैं तो देखती हूँ कि वो लगातार काम करते रहती हैं, अगर वह जो करती हैं उसे काम नहीं करते तो फिर काम किसे करते हैं। बच्ची है देखिए वो क्या कर रही है, लोगों से सुनती है, उसकी मम्मी को बोलते हुए सुनती है, वो कहती है कि मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मैं कोई काम नहीं करती, मैं कोई नौकरी नहीं करती, लेकिन ये कह रही मैं तो देखती हूँ दिन भर मम्मी काम करती रहती है। यदि इनके काम को काम नहीं किया जाए कहा जाएगा तो फिर किस चीज को काम कहा जाएगा, तो यही ये बता रही है। तो अभी मैंने क्या बताया आप लोग को कि एक महिला जो है घर की चार दीवारी के अंदर घर का काम करती है, तो समाज के लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है कि वो काम नहीं कर रही है, उसके काम से उनको आमदनी नहीं हो रही है। तो यही बात ये बच्ची कर रही है, तो इसके कहने का मतलब है कि उसकी मम्मी दिन भर काम करती है। आप देखिए ये जो लैंगिक विभाजन है, लैंगिक विभेदन है, उनको राज्यों के आधार पर एक एक करके देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कलरों से राज्यों को रंगा गया है, तो जो अलग अलग कलर हैं ये लिंगानुपात को दिखा रहे हैं। देखिए अपने देश में ये जो जनगणना हुई थी 2011 वाली, इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों का स्त्री पुरुष अनुपात दिखाया गया है, यानी बाल लिंगानुपात दिखाया गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो लिंगानुपात है वो 2011 में अपने देश में किस प्रकार से था। तो यहाँ पर देखिए जो ये पिंक कलर का दिखाया गया है, ये लिंगानुपात देखिए कुछ ही राज्यों में है, जैसे देखिए केरल में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर सिक्किम में, फिर असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में और मिजोरम में। यहाँ का देखिए जो बाल लिंगानुपात है 951 से ज्यादा है। उसके बाद फिर देखिए जो ग्रीन कलर से राज्य दिखाई दे रहे हैं, इनका जो देखिए बाल लिंगानुपात है वो 926 से 950 है। तो इन राज्यों में देखिए तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, उसके बाद मणिपुर है, नागालैंड है। तो यहाँ का जो लिंगानुपात है वो देखिए 926 से 950 के बीच है। उसके बाद फिर देखिए ये जो गाढ़ा पीला कलर का दिख रहा है इमेज, इसमें देखिए जो लिंगानुपात है वो 901 से लेकर 925 है, जिसमें देखिए कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, जैसे देखिए
इसमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है। यानी यहाँ का जो लिंगानुपात है 901 से लेकर 925 है। उसी प्रकार से देखिए जो और थोड़ा हल्का पीला कलर का है वहां का देखिए लिंगानुपात 876 से लेकर 900 है। तो इस क्षेत्रों में देखिए कौन कौन से राज्य आ रहे हैं। इसमें देखिए आ रहे हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड। उसके अलावा देखिए ये जो राज्य हैं ये सब किसमें आ रहे हैं 876 से 900। और उसके अलावा जो है सबसे हल्का पीले कलर का जो है वो देखिए 2-3 राज्यों में दिख रहा है। वो कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में। यहाँ का जो लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात है वो देखिए 875 से भी कम है। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि अपने देश में किस प्रकार से महिला पुरुष का अनुपात 2011 में था। इससे देखने से पता चल रहा है कि अपने देश में पुरुषों का प्रभुत्व बहुत ज्यादा है, महिलाओं को कम महत्व। लेकिन इस स्थिति में देखिए धीरे धीरे बदलाव हो रहा है और आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि कैसे हर क्षेत्र में महिलाएं जो है आगे बढ़ रही हैं। इनका प्रदर्शन देखा जा रहा है। आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में देखा कि विभिन्न परीक्षाओं का जो रिजल्ट आया है, यूपीएससी से लेकर बोर्ड की परीक्षाओं के रिजल्ट को आप लोग देखेंगे तो इसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर है और इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, इसमें टॉपर बनी है। इससे इन्होंने साबित किया है कि हमारे साथ जितना भी भेदभाव किया जा रहा है हम इस भेदभाव के बावजूद भी बहुत योग्य हैं, हमारे अंदर भी क्षमता है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें जो है लिंगानुपात से रिलेटेड हैं। अब हम लोग कुछ और भी टर्म है जैसे नारीवाद क्या होता है, नारीवादी आंदोलन क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी देख लेते हैं। हाँ देखिए नारीवाद क्या होता है, ये भी देखिए लिंगानुपात से ही रिलेटेड है, लैंगिक भेदभाव से ही रिलेटेड है। इसको देखिए अंग्रेजी में फेमिनिज्म भी कहा जाता है। यानी ये एक ऐसी विचारधारा है। देखिए मैंने आप लोग को पढ़ाते समय बताया था कि किसी भी शब्द के बाद में अगर वाद लगा है तो यह एक प्रकार की सोच या विचारधारा है। तो नारीवाद जो विचारधारा है ये देखिए एक सकारात्मक विचारधारा है। बाकी जगहों पे आप जब वाद लगा हुआ देखेंगे तो वो एक ऐसी विचारधारा होती है जो नकारात्मक होती है, लेकिन यही एक ऐसी विचारधारा है जिसमें वाद लगा है। इसका मतलब क्या है, ये सकारात्मक है, ये महिलाओं के अधिकारों की बात करती है। जैसे देखिए नारीवाद या फेमिनिज्म एक ऐसी सामाजिक, वैचारिक और राजनीतिक सोच या विचारधारा है जिसका उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, अवसर और सम्मान दिलाना। यानी एक ऐसी विचारधारा है जो महिलाओं को पुरुषों के समान विभिन्न क्षेत्रों में अधिकार दिलाने की बात करती है। यह मानती है कि समाज में महिलाओं के साथ लंबे समय से भेदभाव होता आया है और उसे खत्म करके समानता स्थापित कर। यानी इस विचारधारा के लोगों का मानना होता है कि महिलाओं के साथ सदियों से भेदभाव होता चला आया है और इस भेदभाव को अब खत्म किया जाना चाहिए, उनको भी समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसके लिए देखिए आंदोलन चलाया गया था जिसको नारीवादी आंदोलन या फेमिनिस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। नारीवादी आंदोलन देखिए वह संघर्ष और प्रयास है जो महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए किया जाता है। यह आंदोलन महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार, कामकाज, यौन स्वतंत्रता और सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए लड़ा गया है। यानी इन सारे क्षेत्रों में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के लिए ये जो संघर्ष किया गया, जो विरोध किया गया, वो सब नारीवादी आंदोलन के तहत आता है। देखिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। भारत में देखिए नारीवादी आंदोलन, अपने देश में भी देखिए महिलाओं के अधिकारों के लिए विभिन्न समयों पर आंदोलन किया गया था, प्रयास किया गया था, संघर्ष किया गया था। जिसमें देखिए सावित्रीबाई फुले के द्वारा किया गया प्रयास जो भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए पहला प्रयास था। उन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला था और स्त्री शिक्षा की नींव रखी थी। इसके पहले महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया जाता था। उसी प्रकार से देखिए राजा राम मोहन राय भी एक नारीवादी व्यक्ति थे। इन्होंने अपने देश में सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उसी प्रकार से देखिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दिया, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। 20वीं शताब्दी में महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों जैसे मताधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग की। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आंदोलन जो चलाए गए महिला के अधिकारों के लिए चलाए गए। उसी तरह देखिए पश्चिमी देशों में भी नारीवादी आंदोलन चलाए गए और इनको 3 चरणों में चलाए गए। पहला चरण देखिए जो 19वीं शताब्दी में चलाया गया था। इस चरण में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाने का संघर्ष किया गया था,
जिसमें सफ्राजेट आंदोलन जो है बहुत प्रमुख है। यानी पहले चरण में सबसे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया गया। दूसरे चरण में देखिए 1960 से 1980 के बीच में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, यौन स्वतंत्रता, गर्भ निरोधक अधिकारों और घरेलू हिंसा के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। इन सारी चीजों के खिलाफ आंदोलन जो चलाया गया वो दूसरे चरण में चलाया गया। तीसरा चरण जो है 1990 के बाद शुरू हुआ। इसमें देखिए सभी वर्गों, जातियों और लिंगों की महिलाओं की समस्याओं को शामिल करते हुए समावेशी नारीवाद की मांग की। तो इस प्रकार से 3 चरणों में जो है नारीवादी आंदोलन पश्चिमी देशों में चला। आप देखिए इस नारीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी ये जो नारीवादी विचारधारा होती है इसका उद्देश्य सबसे पहले क्या होता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना, महिलाओं को समान शिक्षा, वेतन और कार्य के अवसर दिलाना, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ना, सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान भागीदारी सुनिश्चित करना। यानी इतने सारे क्षेत्रों में महिलाओं को जो है प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए ये कार्य किया जाता है। इसका देखिए कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि नारीवाद केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि एक समान और न्यायपूर्ण समाज के लिए निर्माण की सोच भी है। देखिए दुनिया में आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए, क्योंकि जब इनकी संख्या बराबरी है, आधी है, तो फिर इनके साथ भेदभाव क्यों। इन्हीं सारे भेदभावों के खिलाफ जो है आवाज उठाने की चीजों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। यह सभी लिंगों को बराबरी से जीने का अधिकार दिलाने की मांग करता है। यानी यह कहता है कि जब हम संख्या में बराबर हैं, हमारे काम काज एक जैसे हैं, हम भी घर के कामों में योगदान देते हैं, हम हर चीज कर सकते हैं, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों। दुनिया के देखिए कुछ हिस्सों, जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया था कि स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। ये चीज अभी मैंने आप लोग को बताई थी, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा टर्म है लिंगानुपात। अभी मैंने आप लोग को वहां दिखाया था कि लिंगानुपात क्या होता है। तो देखिए लिंगानुपात से तात्पर्य होता है किसी क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी किसी क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। यह आंकड़ा देखिए हमें बताता है कि किसी समाज में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी। आप देखिए इसको उदाहरण के लिए निकाला कैसे जाए। यदि किसी गांव में देखिए 10,000 पुरुष हैं और 9,200 महिलाएं हैं, तो लिंगानुपात कैसे निकाला जाएगा। महिलाओं की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या गुणे 1000, तो लिंगानुपात क्या निकल के आएगा 920। आप देखिए भारत में लिंगानुपात जो है 2021 के अनुसार क्या अनुमान निकल के आया। अभी देखा जा रहा है कि भारत में लिंगानुपात लगभग देखिए 1020 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी यह राष्ट्रीय औसत तक पहुंच गया है। विभिन्न प्रकार की जो रिपोर्ट आई है, विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों के माध्यम से पता चला है कि इस समय महिलाओं की जो संख्या है 1000 पुरुषों पर 1020 हो चुकी है। कुछ राज्यों में अभी भी यह काफी कम है, जैसे हरियाणा, पंजाब, इसमें बहुत जनसंख्या कम है। जबकि केरल में लिंगानुपात सबसे अच्छा है और यह 1050 प्लस हो चुका है। अभी हम लोगों ने भारत का मैप वहां देखा था, उस मैप में हम लोगों ने देखा था कि जो वो 2011 का आंकड़ा था और ये 2021 का आंकड़ा है, इसमें काफी अंतर देखने को मिला है। लिंगानुपात देखिए इस प्रकार से कई राज्यों में कम क्यों दिखता है, इसका कम होने का कारण क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला कारण क्या होता है, लड़कों की प्राथमिकता और बेटियों की उपेक्षा, कन्या भ्रूण हत्या, स्त्रियों की स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, यानी स्त्रियों को देखिए स्वास्थ्य सुविधाएं कम प्रदान की जाती हैं, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल में लोग आनाकानी करते हैं, जो है भेदभाव करते हैं। शिक्षा और जागरूकता की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। स्त्रियों में शिक्षा कम होती है, जागरूकता कमी होती है, जिसकी वजह से लिंगानुपात में अंतर देखने को मिलता है। इससे देखिए नकारात्मक प्रभाव होते हैं। नकारात्मक प्रभाव में जैसे देखिए क्या होता है, विवाह में असंतुलन हो जाता है। जब महिलाओं की संख्या कम होगी तो विवाह पुरुषों का नहीं हो पाएगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुंवारे रह जाएंगे। महिलाओं पर अत्याचार में वृद्धि होगी, महिलाओं की जब संख्या कम होगी अपने अत्याचार के प्रति आवाज नहीं उठा पाएंगे, इससे अत्याचार इनके प्रति बढ़ेगा। सामाजिक असंतुलन बढ़ेगा और अपराधों में भी बढ़ोतरी होगी। देखिए तो इस तरह से देखिए लिंगानुपात जो है किसी भी देश की सामाजिक और नैतिक स्थिति का दर्पण होता है। यदि यह संतुलित नहीं है तो समाज में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यानी लिंगानुपात का
बराबर रहना, समान रहना एक तरह से समाज का दर्पण होता है। ये दिखाता है कि जिस प्रकार से पुरुष योगदान दे रहे हैं उसी प्रकार से महिलाएं भी योगदान दे रही हैं अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। इससे सुधारने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं, विभिन्न प्रकार की जागरूकता और कानूनों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है, तभी जाकर इस समस्या से निपटारा पाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला चीज है पारिवारिक कानून, फैमिली लॉ। पारिवारिक कानून देखिए वह कानून है जो परिवार से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है, जैसे विवाह, तलाक, संपत्ति का बंटवारा, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण और उत्तराधिकार। यानी इस तरह से जितने भी कानून होते हैं ये अलग अलग वर्ग, अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग होते हैं और इन सभी क्षेत्रों पर वो कानून की बात करते हैं। यह कानून परिवार के सदस्यों के अधिकारों और कर्तव्यों को तय करता है। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है। ये देखिए जो पारिवारिक कानून है किन किन क्षेत्रों पर लागू होते हैं। तो सबसे पहले देखिए विवाह पर लागू होते हैं। इसके अंतर्गत विवाह की वैधता, उम्र, पंजीकरण आदि को नियंत्रित किया जाता है। जैसे देखिए अपने देश में हिंदू धर्म में जो विवाह की उम्र क्या है, महिलाओं की उम्र 18 साल, पुरुषों की 21 वर्ष। उसी प्रकार से देखिए विवाह का पंजीकरण का नियम है। तो ये सारी चीजें जो है, विवाह की वैधता जैसे देखिए किस प्रकार से होती है, ये सब चीजें इसमें डिवाइड। उसी प्रकार से देखिए तलाक, पति पत्नी के बीच विवाह विच्छेद की प्रक्रिया क्या होगी और इसका कारण क्या, इसको कैसे तय किया जाए। भरण पोषण के मामले, यानी तलाक के बाद पत्नी, बच्चे या माता पिता को भरण पोषण देने का नियम। यदि कोई पुरुष या महिला तलाक दे रही है तो उसके बाद क्या होगा, भरण पोषण बच्चों का कैसे किया जाएगा। आप लोग देखते होंगे कि विभिन्न पुरुषों ने विभिन्न महिलाओं को तलाक दिया तो उनको भरण पोषण के लिए एक मुआवजा दिया जाता है, एक राशि दी जाती है और वो राशि इसलिए दी जाती है कि वो उससे अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, अपना जीवन चला सके। उसके अलावा देखिए ये जो नियम होते हैं संतान और दत्तक ग्रहण से भी संबंधित, यानी बच्चों की देखभाल, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो इस तरीके के भी जो नियम कानून है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए बच्चों की देखभाल, दत्तक लेने की प्रक्रिया और अधिकार तय होते हैं। उसके अलावा देखिए उत्तराधिकार और संपत्ति के जो नियम होते हैं वो भी इसी पारिवारिक कानून के अंतर्गत आते हैं। यानी परिवार में मृत्यु के बाद संपत्ति का अधिकार किसे मिलेगा और कौन इसका उत्तराधिकारी होगा, ये सारे नियम पारिवारिक कानून से ही तय किए जाते हैं। इसके देखिए कुछ उदाहरण हैं, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इस कानून के अनुसार हिंदू धर्म के लोगों का विवाह कैसे होगा, किन शर्तों पर तलाक लिया जा सकता है और स्त्री को क्या अधिकार मिलेंगे, ये सब निर्धारित किया गया। यानी ये हिंदू विवाह का नियम है। उसी प्रकार से देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को शादी, तलाक, मेहर और विरासत के मामलों में शरीयत कानून का पालन करता है। मसलन एक मुस्लिम पुरुष तलाक देने के लिए तलाक शब्द का प्रयोग करता है, जबकि महिला के लिए खुला की प्रक्रिया होती है। उसी प्रकार से देखिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया गया है। यह भी एक प्रकार का पारिवारिक कानून है और यह कानून पारिवारिक संबंधों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसमें पति, ससुराल पक्ष या अन्य घरेलू सदस्य द्वारा की गई हिंसा के खिलाफ महिला को संरक्षण और सहायता देने का काम करता है। तो इस तरीके से जितने भी कानून है देखिए पारिवारिक कानून है और ये एक परिवार में महिलाओं को किस तरीके से संरक्षित किया जाए, कैसे उनको अधिकार दिलाया जाए, कैसे उनके प्रति भेदभाव को कम किया जाए, कैसे उनके प्रति अत्याचार को कम किया जाए, इन सारी चीजों को दूर करने के लिए, कम करने के लिए बनाया गया। ठीक है, आज की क्लास में देखिए बस यहीं तक रखा जाए, क्योंकि सामाजिक विभाजन के 3 पक्षों में से पहला पक्ष जो था लिंगा अनुपात या लैंगिक विभाजन, इसके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ लिया। यह लैंगिक आधार पर सामाजिक विभाजन किस प्रकार से किया जाता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण पहलू क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने आज की क्लास में देखा और मैंने इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, विभिन्न प्रकार के उदाहरण भी दिखाए और आपकी एनसीईआरटी की किताब से भी विभिन्न प्रकार के चित्रों को, इमेजों को दिखाने का, समझाने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई हों। यदि इसके बावजूद भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट में
पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोग को समझाने का प्रयास करूँ। ठीक है, आप लोगों ने मेरी इस क्लास में इतने देर तक अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।